अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और मैं आपके लिए एक और लेक्चर लेके आ रहा हूं फॉर द क्लास 11th इन द प्ले लिस्ट ऑफ द प्रोजेक्टाइल मोशन। तो हमने स्टार्ट किया था, जो लास्ट लेक्चर है इसका वो था इंक्लाइंड प्रोजेक्टाइल। तो वो पार्ट फर्स्ट था, ये उसका पार्ट सेकंड है। तो पार्ट फर्स्ट में मैंने इंक्लाइंड प्रोजेक्टाइल मोशन को एनालाइज किया था और कुछ इंफॉर्मेशन निकाली थी। फॉर एग्जांपल हमने टाइम ऑफ फ्लाइट निकाला था और हमने हर इंक्लाइन रेंज निकाला था, रेंज अलोंग द इंक्लाइन, कितना दूर गिरेगा ये। मगर मैं फिर से आपको रिमाइंड करूं कि हम क्या कर रहे थे। तो हम एक ग्राउंड से एक प्रोजेक्टाइल को हिट नहीं कर रहे थे। हम ग्राउंड पे, ये हमारे पास एक ग्राउंड है हॉरिजॉन्टल, तो इसके ऊपर मैंने एक इंक्लाइंड प्लेन रखा था, ये जो ट्रायंगल दिख रहा है आपको, और इस इंक्लाइंड प्लेन का जो एंगल है वो था अल्फा। तो अल्फा इज नोन टू अस, इट इज द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ दिस इंक्लाइंड प्लेन, सही बात। और इसके बाद मैं इसके ऊपर चढ़ा, इसी इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर। तो अब मैंने प्रोजेक्टाइल को हिट किया, मतलब कि ग्राउंड के साथ वो एंगल नहीं बना रहा, वो किसके साथ एंगल बना रहा है, विद द इंक्लाइंड प्लेन। तो कितना बना रहा था, थीटा। तो उसकी पाथ कुछ यूं थी और वो गिरेगा कहां पे, वो ग्राउंड पे नहीं गिरेगा, वो इसी इंक्लाइंड प्लेन पे गिरता है एट पॉइंट क्यू। आर गेटिंग मी? इतना हमने किया था कल। तो फिर मैंने क्या किया था, फिर मैंने इस प्रोजेक्टाइल मोशन को, आपको पता है कि इसको एनालाइज करने के लिए इसको ब्रेक करना पड़ता है टू इंडिपेंडेंट वन डी मोशंस में, और उसके लिए आपको पता है कि आप कोऑर्डिनेट सिस्टम को घुमा सकते हैं, कोई चेंज नहीं आ सकता। तो यहां पर मैंने उसी कोऑर्डिनेट सिस्टम को घुमाया था। अगर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल होती है, ये हमेशा हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल नहीं हो सकती, आप इस कोऑर्डिनेट सिस्टम को घुमा सकते हैं। तो वैसे मैंने यहां पर घुमाया था। तो एक्स एक्सिस को मैंने किसके अलोंग लिया था, अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन, और वाई एक्सिस को किसके अलोंग लिया था, परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइंड प्लेन। तो ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। याद रखिएगा, ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जो इंक्लाइंड प्रोजेक्टाइल में है, दीज आर नॉट हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एक्सिस, ये चीज याद रखिए। तो एक्स एक्सिस किसके अलोंग जा रही है, अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन, और वाई एक्सिस इसी इंक्लाइंड प्लेन को परपेंडिकुलर होती है, ठीक है। तो ये थीटा तो आपको पता है कि दिस इज द एंगल ऑफ द प्रोजेक्शन विद द इंक्लाइंड प्लेन। इंक्लाइंड प्लेन के साथ वो कितना एंगल बना रहा है, थीटा। और किस वेलोसिटी के साथ मैंने इसको छोड़ा था, यू वेलोसिटी के साथ। फिर मैंने इस यू वेलोसिटी को ब्रेक किया था, रिजॉल्व किया था इनटू टू कंपोनेंट्स, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। तो थीटा कंपोनेंट इज कॉल्ड कॉस कंपोनेंट। तो एक्स एक्सिस यानी कि इंक्लाइंड प्लेन के अलावा कौन सा कंपोनेंट जाएगा, यू कॉस थीटा, और इसके अलावा क्या जाएगा, यू साइन थीटा, वाई एक्सिस के अलावा। मगर फिर से बोल रहा हूं कि वाई एक्सिस यहां पर वर्टिकल नहीं है और एक्स एक्सिस यहां पर हॉरिजॉन्टल नहीं है, ग्राउंड हॉरिजॉन्टल है, ये चीज याद रखिए। क्योंकि ग्राउंड पे इंक्लाइंड प्लेन है, उस पे प्रोजेक्टाइल को हिट कर रहे हैं। तो आपको पता है कि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है वो वर्टिकली डाउनवर्ड्स होती है, वर्टिकली होती है वो। आर यू गेटिंग मी? तो वो वर्टिकली डाउनवर्ड्स होती है, तो इसलिए मैंने उसको भी लिखा था। मगर आपको पता है कि अगर ये एंगल अल्फा है, तो फिर आपको पता है इंक्लाइन प्लेन और वाई एक्सिस कितना एंगल बना रही है, 90। तो अगर ये अल्फा हो गया, ये 90 माइनस अल्फा, ये हमने कल ही देखा था, ये 90 माइनस अल्फा है। तो अब आपको पता है ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल के बीच में हमेशा कितना एंगल होता है, 90। उसमें से ये वाला एंगल कितना है, 90 माइनस अल्फा। तो ये ऑटोमेटिकली अल्फा हो गया, क्योंकि ये होगा 90 माइनस 90 माइनस अल्फा, वो हो गया अल्फा। आर यू गेटिंग मी? और थीटा कंपोनेंट या अल्फा कंपोनेंट इज कॉल्ड कॉस कंपोनेंट। ये जी किसके साथ अल्फा बना रहा है, एंगल बना रहा है विद द वाई एक्सिस। तो इसके अलावा इसका कौन सा कंपोनेंट जाएगा, जी कॉस अल्फा, और एक्स एक्सिस के अलावा क्या जाएगा, जी साइन अल्फा। तो ये जो भी चीजें इस पे लिखी है, तो वो मैंने फिर से आपको रिवाइज करी ताकि आप भूल ना जाए कि सर कहां से स्टार्ट कर रहे हैं। तो फिर हमने इसको जब एनालाइज किया था, तो हमारे पास दो चीजें निकल के आई थी इस इंक्लाइंड प्रोजेक्टाइल में। तो ये जो आज मैं लेक्चर दे रहा हूं इंक्लाइंड प्रोजेक्टाइल का, इंक्लाइंड प्रोजेक्टाइल का, ये आपको पता है दिस इज पार्ट टू, पार्ट टू। तो जो भी इसको देखेगा उससे निवेदन है कि पहले पार्ट फर्स्ट देखे, उसके बाद कंटिन्यू पार्ट सेकंड करे। तब तक ये पार्ट टू मत देखना पहले, क्योंकि आपको बिल्कुल समझ नहीं आएगा कि सर ने क्या किया था इधर। क्योंकि जो भी मैंने यहां पर किया है वो मैंने आपको एनालाइज करके दिखाया, किसमें, पार्ट फर्स्ट में। तो इंक्लाइंड प्रोजेक्टाइल मोशन पार्ट सेकंड कंटिन्यूज नाउ।
तो फिर हमने क्या क्या निकाला था, टाइम ऑफ फ्लाइट, इसको कितना टाइम लगता है यहां से U पॉइंट से निकल के Q पॉइंट तक पहुंचना। नो डाउट ये जो Q पॉइंट है ये इंक्लाइंड प्लेन पे ही है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट हमने कल ही निकाल के रखा था। बताइए T किसके बराबर निकल रहा था, तो T इज इक्विवेलेंट टू, अगर आपको याद होगा, 2U साइन ऑफ थीटा, एक सेकंड मार्कर लिख ही नहीं रहा है, 2U साइन ऑफ थीटा, तो 2U साइन ऑफ थीटा बाय G cos अल्फा। आपको पता है थीटा इज द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन विद द इंक्लाइंड प्लेन एंड अल्फा इज द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। ये तो हमने कल ही निकाल के रखा था, तो इसलिए मैं बोल रहा हूं कि आप पहले पार्ट फर्स्ट देख लीजिए। तो फिर हमने निकाला था रेंज, क्या निकाला था, रेंज, मगर रेंज किसके अलोंग, हॉरिजॉन्टल रेंज नहीं, रेंज अलोंग इंक्लाइंड प्लेन। ये कितना दूर गिरेगा इसी इंक्लाइंड प्लेन पे, OQ, तो OQ यानी कि उसको R बोलते, कितना निकला था वो कल, 2U स्क्वायर साइन ऑफ थीटा कॉस ऑफ थीटा प्लस अल्फा डिवाइडेड बाय G कॉस स्क्वायर अल्फा। ये चीज याद रखिए, ये तो हमने कल ही निकाल के रखे थे, तो और मैंने आपको बोला भी था कि जो जो रिलेशन हम निकालेंगे इसको मुंह जबान याद करिएगा, ठीक है। अब आज जो हमारा लेक्चर है अब वो एक्चुअली स्टार्ट हो रहा है, मगर इनका सहारा लेना है, तो ये हमने कल ही निकाले थे। तो अब क्या है कि अब हमें कुछ कंडीशन निकालनी है, जो भी मैं यहां पर कंडीशन निकालूंगा वो यूनिवर्सल कंडीशन निकलेंगी, इसीलिए मैंने इसको पार्ट 2 में कन्वर्ट किया। तो अब हम क्या निकालेंगे कि कंडीशन फॉर मैक्सिमम रेंज, जो रेंज है जितना दूर ये गिरेगा, ये मैक्सिमम कितना दूर गिरेगा, उसके लिए क्या कंडीशन है, ये चीज याद रखिए। तो आज हमारा टॉपिक थर्ड बन रहा है, ये हमने 2 निकाल के रखी थी, कंडीशन फॉर मैक्सिमम रेंज। मैंने आपको ओब्लिक प्रोजेक्टाइल पढ़ाया, उसमें मैंने रेंज किसके बराबर होता है वो भी निकाल के रखा है, मगर मैंने मैक्सिमम रेंज वहां पर नहीं निकाला। तो यहां पर मैं मैक्सिमम रेंज के लिए कंडीशन निकाल रहा हूं, तो ये वहां पर भी वैलिड होगी, ये यूनिवर्सल कंडीशन है। तो कंडीशन फॉर मैक्सिमम रेंज, ये सबसे दूर कब गिरेगा उसके लिए क्या कंडीशन है, वो आज हम निकालेंगे इस लेक्चर में। तो हमें पता है कि रेंज इसके बराबर है। आप देखिए ये जो रेंज है ये डिपेंड करता है कि आप क्या एंगल इंक्लिनेशन देंगे। आपको पता अल्फा के साथ आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ये इंक्लाइंड प्लेन पे आप चढ़ रहे, तो इंक्लाइंड प्लेन के साथ आप कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते। आप अगर एंगल चेंज कर सकते हैं वो है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, आप थीटा के साथ चेंज कर सकते हैं, मतलब कि थीटा में चेंज ला सकते हैं। अगर आप थीटा चेंज करेंगे तो रेंज ऑटोमेटिकली चेंज होगा। तो इसका मतलब यह है कि जो रेंज है इट इज द फंक्शन ऑफ थीटा, इट इज द फंक्शन ऑफ थीटा। ये किसकी फंक्शन है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन का। तो यहां पर मैं लिखूंगा सिंस ये जो रेंज है ये किसकी फंक्शन है, थीटा की एंगल ऑफ प्रोजेक्शन की। क्या एंगल आप किस एंगल से आप इसको प्रोजेक्ट करेंगे तो ये कहां पे गिरेगा, ये कहां पे गिरेगा, ये कितना दूर गिरेगा, ये डिपेंड करता है कि आपने क्या थीटा दिया था, क्योंकि अगर आप थीटा को चेंज करेंगे तो आर ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। ठीक है, आज ये चीज निकालना है कि ये किसके बराबर निकलेगा। ठीक है, चलो चलते हैं। आपको पता है कि अगर ये इसकी फंक्शन है तो ये इसके मुताबिक चेंज भी होगा, क्योंकि मैंने आपको कैलकुलस में बोला था कि डेरिवेटिव क्या बोलता है या चेंज क्या होता है। अगर कोई चीज चेंज होता है ना तो ये किसी के मुताबिक चेंज होता है, तो कितनी तेजी के साथ ये उसके मुताबिक चेंज हुआ उसको बोलते हैं डेरिवेटिव। आर यू गेटिंग मी? सो if r changes with respect to theta because r is the function of theta, then फिर आपको यह पता है कि ये r जो है इसकी डिफरेंशिएशन हो जाएगी किसके मुताबिक, थीटा के मुताबिक। मतलब कि कितनी तेजी के साथ ये चेंज हो रहा है विद रेस्पेक्ट टू थीटा, उसको बोलते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ r रेंज विद रेस्पेक्ट टू थीटा। वही निकालेंगे, उसको 0 के बराबर कर देंगे। नाउ द क्वेश्चन इज, सर आप डेरिवेटिव को आप dr बाई डी थीटा, r को मैं डिफरेंशिएशन करूंगा थीटा के मुताबिक, सर आप उसको 0 के बराबर क्यों कर देंगे? क्योंकि जब भी
डिफरेंशिएशन आप जीरो के बराबर पुट करते हैं, या तो उस पॉइंट पे जहां पे डिफरेंशिएशन जीरो निकलेगी, अब या तो उस पॉइंट पे मैक्सिमम मिलेगा आपको या मिनिमम मिलेगा आपको। आप कहेंगे कैसे? या तो आपको क्रस्ट मिलेगा, या तो ट्रफ मिलेगा, या पीक मिलेगा, या डेप्थ मिलेगा। ये तभी मिलता है जब डिफरेंशिएशन जीरो के बराबर होती है। आप कहेंगे कैसे? वो मैं आपको पहले अभी दिखा दूं कि कैसे। चलो मेरे पास कोई ग्राफ है, चलो मेरे पास पोजीशन टाइम ग्राफ है, पोजीशन टाइम ग्राफ, ये तो आपने पढ़ा है किनेमैटिक्स में। तो अगर मेरे पास पोजीशन टाइम ग्राफ है, चलो मेरे पास जो पोजीशन टाइम ग्राफ है वो कुछ इस प्रकार का है। ये मेरे पास पोजीशन टाइम ग्राफ है। आपको पता है इस पोजीशन टाइम ग्राफ का कोई भी पॉइंट ले लो किसी भी समय पे, उस पे टेंजेंट डाल दो और उस टेंजेंट का स्लोप देख लो, तो वो आपको देगा वेलोसिटी क्या है। आरी में, क्योंकि आपको पता है कि स्लोप किसे कहते हैं? स्लोप टैन थीटा को बोलते हैं। किसको? टैन थीटा को क्या बोलते हैं? स्लोप। फॉर एग्जांपल अगर मैंने इस पॉइंट पे, चलो इस पॉइंट का पी रखते हैं, मैं थोड़ा इसको बड़ा कर दूंगा ताकि आपको दिखे ये। चलो मेरे पास ये एक ग्राफ है और ये मेरे पास पोजीशन टाइम ग्राफ है xt, ठीक है। और इस पॉइंट पे इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये टाइम होगा और इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये पोजीशन होगी। आगे में चलो मैं x मानता हूं। तो इस पॉइंट पे आपने वेलोसिटी निकालनी है। आपने पढ़ा होगा पोजीशन टाइम ग्राफ का, जिस पॉइंट पे आपने वेलोसिटी निकालनी होगी तो आप वहां पर टेंजेंट डाल दीजिए। तो इस पॉइंट पे मैं क्या करूंगा? मैं एक टेंजेंट को ड्रा करूंगा। ये मैंने एक टेंजेंट को क्या किया? ड्रा। चलो ये जो टेंजेंट है ये एंगल बना रहा है कितना? थीटा। कितना बना रहा है? थीटा विद द एक्स एक्सिस। तो अब मुझे बताओ, अगर मुझे टैन थीटा निकालना हो, टैन थीटा, तो टैन थीटा किसके बराबर निकलेगा? ये यहां पर एक राइट ट्रायंगल बना, तो टैन थीटा होगा परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। परपेंडिकुलर हो गया चेंज इन पोजीशन, तो चेंज इन पोजीशन, डिवाइड बाय बेस हो गई चेंज इन टाइम, तो चेंज इन टाइम। व्हाट इज चेंज इन पोजीशन डिवाइड बाय चेंज इन टाइम कॉल्ड है। या अगर ये छोटा होगा तो ये dx बाय dt होगा। तो ये डिफरेंशिएशन है किसकी? x की विद रेस्पेक्ट टू t। अगर छोटा होगा, अगर मैं छोटा टाइम इंटरवल लू यहां पर, तो ये dx बाय dt बनेगा। तो dx बाय dt को क्या बोलते हैं? रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम। ये मैंने अप्रिशिएबल चेंज दी थी, डेल्टा x बाय डेल्टा t, आपको समझाने के लिए। सो dx बाय dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम, व्हाट इज इट कॉल्ड एज? वेलोसिटी। तो आपको tan थीटा जो है वो क्या दे रहा है? वेलोसिटी। तो वेलोसिटी क्या है? पोजीशन की डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम। मतलब कि जो भी आपके पास कर्व होगी उसको आप डिफरेंशिएशन करिए, तो जो आपको वहां पर निकलेगा वो आपको वेलोसिटी देगा, अगर वो पोजीशन टाइम ग्राफ होगा। अब मुझे बताओ इस पॉइंट पे बता दीजिए, ये पीक है ना इसका, तो इस पॉइंट पे बता दीजिए वेलोसिटी क्या होगी। तो आप कहेंगे कि सर यहां पर क्या करिए? यहां पर एक टेंजेंट को ड्रा करिए। किया मैंने टेंजेंट को ड्रा। अब स्लोप निकालिए इस टेंजेंट का। बताइए ये जो टेंजेंट है ये कितना एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ? 0 डिग्री। एक्स एक्सिस के साथ ये कितना एंगल बना रहा है? 0 डिग्री। तो tan थीटा क्या दे रहा है आपको? वेलोसिटी, यानी कि वही होती है डिफरेंशिएशन। तो मुझे बताओ tan 0 डिग्री क्या होगा? यहां पर tan 0 होता है 0, तो tan थीटा क्या दे रहा है आपको? वेलोसिटी। तो वेलोसिटी क्या निकली? 0। मतलब कि वेलोसिटी किसके बराबर? dx बाय dt। तो यहां पर जो डिफरेंशिएशन निकली वो 0 के बराबर निकली। आर्गेडमी, तो जब डिफरेंशिएशन 0 के बराबर निकलती है तो जिस पॉइंट पे ये 0 निकलेगा उस पॉइंट पे जो टेंजेंट होता है वो पैरेलल होता है एक्स एक्सिस के। तो एक्स एक्सिस के अलांग ये पैरेलल आया। तो मुझे एक बात बता, पता है ये टेंजेंट 0 क्यों निकला? ये tan थीटा 0 क्यों निकला? क्योंकि थीटा यहां पर 0 था। पता है थीटा क्यों 0 था? क्योंकि ये जो पॉइंट था ये पीक पॉइंट था। तो इसका मतलब है कि इस कर्व का जो मैक्सिमम वैल्यू होगा, मैक्सिमा जो होगा वो यहीं पे होगा। अगर मिनिमा भी हो सकता है, ऐसी भी कर्व हो सकती है। तो इस पॉइंट पे अगर आपने टेंजेंट डालना है तो फिर से ऐसा ही निकलेगा। तो जब भी आप डिफरेंशिएशन ऑफ किसके पुट करोगे? 0 के पुट करोगे, तो मुझे पता वो क्या देगा आपको? या तो आपको वो पीक देगा या तो वो आपको डेप्थ देगा। यानी कि मेरे कहने का मतलब ये कि या तो वो आपको
या तो वो आपको मैक्सिमा देगा या तो वो आपको मिनिमा देगा। समझ में आया कैसे? तो ये मैंने बोला था। वैसे आपको ये पता होना चाहिए कि अगर डिफरेंशिएशन किसी की 0 के बराबर कर देंगे, वो उस पॉइंट पे या तो मैक्सिमा देगा या तो मिनिमा देगा। तो हमने क्या निकालना है? मैक्सिमम रेंज। तो ये आर किस पे डिपेंड करता है? थीटा के ऊपर डिपेंड करता है। तो इस आर की रेंज की डिफरेंशिएशन करेंगे थीटा के मुताबिक। जो वो डिफरेंशिएशन निकलेगी उसको 0 के बराबर कर देंगे। तो आपको या तो मैक्सिमम वैल्यू निकलेगा या तो मिनिमम वैल्यू निकलेगा। आर गेट मी? बहुत अच्छा। तो ये समझ में आया कि हम डिफरेंशिएशन को 0 पुट कर देंगे, क्योंकि जब भी किसी कर्व का स्लोप देखते हैं, जहां पे वो 0 होता है, जहां पे वो 0 होता है वहां पर उसकी डिफरेंशिएशन 0 होती है। और स्लोप जब 0 होता है तो वो ये कहता है कि वहां पर या आपको पीक होगा, पीक मिलेगा, या आपको डेप्थ मिलेगा, क्रेस्ट या ट्रफ मिलेगा। आर गेट मी? बहुत अच्छा। तो इस आर की क्या करेंगे? देयरफॉर डी आर बाई डी थीटा करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि आर किस पे डिपेंड करता है? थीटा पे। तो जब ये थीटा पे डिपेंड करता है तो थीटा के मुताबिक ही चेंज भी होगा। कितनी तेजी के साथ चेंज होगा तो उसको डिफरेंशिएशन बोलते हैं। फॉर गेटिंग ए मैक्सिमम वैल्यू, अगर मुझे आर का मैक्सिमम वैल्यू चाहिए जिसपे ये डिपेंड कर रहा है, उस डिफरेंशिएशन को 0 के बराबर पुट करिए। आर यू गेटिंग मी? मैं सीधे यही लिख सकता था कि जब भी आपको मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू चाहिए तो जिस फंक्शन जिस पे ये डिपेंड कर रही है डिफरेंशिएशन 0 के बराबर पुट कर दो। मगर मैंने थोड़ा बहुत आपको समझाया कि डिफरेंशिएशन उसी पॉइंट पे 0 निकलती है जहां पर आपको पीक या क्रस्ट मिलेगा। आर यू गेटिंग मी? बहुत अच्छा। क्योंकि वहां पर जो टेंजेंट जो होता है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है, और स्लोप ऑफ टेंजेंट जो होता है tan थीटा, वो वहां पर 0 निकलेगा। तो tan थीटा को ही क्या बोलते हैं? डिफरेंशिएशन। क्योंकि आपको मैंने ये भी बोला होगा कि व्हाट इज द जियोमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का जियोमेट्रिक मीनिंग क्या है? डिफरेंशिएशन जिसकी भी करोगे वो आपको जियोमेट्रिकली स्लोप देता है उस टेंजेंट का जिस पॉइंट पे आपने टेंजेंट डाला है, जिस पॉइंट पे आपने डिफरेंशिएशन करी है। आर यू गेटिंग मी? तो स्लोप जब 0 होगा तो डिफरेंशिएशन भी 0 होगी, और जब डिफरेंशिएशन 0 होगी वो तभी होती है जब वहां पर पीक वैल्यू होगा या मिनिमम वैल्यू। तो हमें पीक वैल्यू चाहिए, इसलिए मैंने डिफरेंशिएशन को किसके बराबर पुट कर दिया? 0 के बराबर। तो अब डिफरेंशिएशन करो आर की। तो डी बाई डी थीटा लिखते हैं। बताइए किसकी डिफरेंशिएशन करनी है? आर की। तो आर तो पता है किसके बराबर है? आर 2u स्क्वायर साइन ऑफ थीटा कॉस ऑफ थीटा प्लस अल्फा डिवाइडेड बाई जी कॉस स्क्वायर अल्फा। इसकी हमने क्या करनी है? डिफरेंशिएशन किसके मुताबिक? थीटा के मुताबिक, और उसको पुट करना है किसके बराबर? 0 के बराबर। आर यू गेटिंग मी? इसको साथ साथ लिखते जाइए। तो यहां पर जो थीटा पे डिपेंड कर रहा है उसकी डिफरेंशिएशन हो जाएगी, बाकी जो भी कोएफिशिएंट होगा वो बाहर आ जाएगा। तो 2 कांस्टेंट है, u स्क्वायर कांस्टेंट है, g कांस्टेंट है, cos स्क्वायर अल्फा कांस्टेंट है, क्योंकि अल्फा इज द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, वो आपका कांस्टेंट ही है। तो आप उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते, आप बस थीटा के साथ खेल सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि यहां पर साइन थीटा और cos थीटा प्लस अल्फा, क्योंकि कोई बोला कि सर अल्फा कहां है? थीटा है, मगर ये अल्फा अकेला नहीं है, इसके साथ थीटा है, तो ये पूरा फंस गया। तो ये साइन थीटा और cos थीटा प्लस अल्फा जो है ये है फंक्शन ऑफ थीटा। तो इनकी डिफरेंशिएशन हो जाएगी, बाकी जो भी है वो कांस्टेंट है बाहर आ जाएंगे। तो क्या क्या बाहर आ जाएगा? 2u स्क्वायर डिवाइडेड बाई g cos स्क्वायर अल्फा। अब डिफरेंशिएशन किसकी हो जाएगी? d बाई डी थीटा, थीटा के मुताबिक किसकी डिफरेंशिएशन हो जाएगी? साइन थीटा की। अब तो वही बचा साइन थीटा इंटू कॉस ऑफ थीटा प्लस अल्फा, इसकी डिफरेंशिएशन हो जाएगी, और वो किसके बराबर करनी है? पुट 0 के बराबर। क्यों करनी है 0 के बराबर पुट? क्योंकि जब आप 0 के बराबर पुट करोगे तो आपको मैक्सिमम और मिनिमम मिल सकता है, मतलब कि आपको मैक्सिमम मिलेगा। तो इसको यहां लिखते हैं अब ये क्या है? 2u स्क्वायर डिवाइडेड बाई जी कॉस स्क्वायर अल्फा। ठीक है, बताइए यहां पर आपको पता है कि इसको u मान लेते हैं, इसको v मान लेते हैं। तो डिफरेंशिएशन ऑफ u डिफरेंशिएशन ऑफ v प्लस v डिफरेंशिएशन ऑफ u, ये तो आपने पढ़ा है। तो u को ऐसे ही रखते हैं, तो साइन थीटा को ऐसे ही रखते हैं,
बताइए v की डिफरेंशिएशन क्या होगी। बताइए इस पूरे को आप मान लीजिए काश ये थीटा है तो थीटा मान लीजिए। बताइए cos थीटा की क्या डिफरेंशिएशन होती है। cos थीटा की डिफरेंशिएशन होती है माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन थीटा, मगर ये थीटा नहीं है, ये थीटा प्लस अल्फा है, तो थीटा प्लस अल्फा लिखना पड़ेगा। आर यू गेटिंग मी। अब ये थीटा मान लिया आपने, मगर ये थीटा नहीं था, ये एक्चुअली थीटा प्लस अल्फा था। यहां पर चेन रूल अप्लाई हो रहा है, तो अब किसकी डिफरेंशिएशन हो जाएगी, थीटा प्लस अल्फा की। तो थीटा की 1 होगी, अल्फा की 0 होगी, क्योंकि अल्फा कांस्टेंट है, तो थीटा की 1 होगी इंटू 1, वो तो यही बचा हो गया। यू ऐसी रखा, v की डिफरेंशिएशन करी, प्लस v ऐसी रखेंगे, cos थीटा प्लस अल्फा ऐसी रखेंगे। मैं खोल के इसको कर रहा हूं ताकि आपको कहीं पे कोई परेशानी ना आ जाए। cos थीटा प्लस अल्फा ऐसी हो जाएगा, v ऐसी रहेगा। अब डिफरेंशिएशन किसकी हो जाएगी, साइन थीटा की, और साइन थीटा की डिफरेंशिएशन जो है वो cos थीटा है। आर यू गेटिंग मी। हो गया ये क्लियर। तो इसकी डिफरेंशिएशन हमने करी और वो किसके बराबर पुट करनी है, 0 के बराबर पुट करनी है। चलो मैं अब इसको भी मिटा देता हूं, साथ साथ नोट करते रहिए, वीडियो को पॉज करके नोट करिएगा। तो इधर 2u स्क्वायर डिवाइडेड बाई जी कॉस स्क्वायर अल्फा निकला। तो बताइए ये हो गया। चलो पहले प्लस टर्म को लिखते हैं, कोई मसला नहीं। तो पहले मैं लिखूंगा cos थीटा, फिर cos थीटा प्लस अल्फा इंटू cos ऑफ थीटा प्लस अल्फा। मैंने ये टर्म लिखी पहले। तो ये रूल होता है, एक कन्वेंशन होती है कि पहले प्लस टर्म को लिखे फिर नेगेटिव टर्म को लिखे। तो कोई मसला नहीं, आप नेगेटिव टर्म को भी लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं। तो फिर ये टर्म लिखते हैं, तो प्लस माइनस माइनस, ये क्या बनेगा, साइन थीटा, और क्या है, साइन इंटू साइन ऑफ थीटा प्लस अल्फा। मैंने कोई गलती करी, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मैंने फिर से वही लिखा, इसको पहले इस टर्म को लिखा फिर इस टर्म को लिखा, बस। मुझे लगता है कि ये आपने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा है, ये एक रिलेशन है, साइन कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। याद आया, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, वो होता है कॉस ए प्लस बी। जहां नेगेटिव होता है वहां पॉजिटिव होता है, मैंने पढ़ाया था ट्रिग्नोमेट्री में। अगर याद नहीं होगा तो फार्मूला अभी याद रख लो, 2u स्क्वायर डिवाइड बाई जी कॉस स्क्वायर अल्फा। जिसका मैथमेटिक्स वीक होगा तो फिजिक्स उसके लिए थोड़ी बहुत कठिन हो जाती है, मगर जब जब मैं यहां पर कोई फार्मूला बता दूं मैथमेटिक्स की, वो याद रखिएगा अगर आपको पता नहीं है, ठीक है। तो यहां पर एक फार्मूला बन रही है, cos a cos b माइनस साइन ए साइन बी। देखिए मेल खा रहा है कि नहीं खा रहा है, cos a cos b, b यहां पर थीटा प्लस अल्फा है और a यहां पर थीटा ही है, माइनस साइन ए साइन बी। ये फार्मूला है, किसके बराबर होती है, ये होती है cos a प्लस b। तो cos a, बताइए a क्या है, a है आपका थीटा, तो थीटा लिखा, प्लस क्योंकि यहां माइनस है तो यहां प्लस आ जाता है फॉर्मूला में, cos a प्लस cos a cos b माइनस साइन a साइन b, cos a प्लस b, cos a है थीटा प्लस b क्या है, थीटा प्लस अल्फा, थीटा प्लस अल्फा। और ये आपको किसके बराबर होगा, 0 के बराबर, क्योंकि मैं साथ साथ फार्मूला भी बोल रहा हूं, याद रखिएगा, इवाल्युएट कर रहा हूं। मैंने डिफरेंशिएशन करी तो 2u स्क्वायर डिवाइडेड बाई जी कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू, अब ये क्या है, कॉस ऑफ थीटा प्लस थीटा 2 थीटा प्लस अल्फा इज इक्विवेलेंट टू किसके बराबर होगा, 0 के बराबर। आर यू गेटिंग मी। तो यहां पर मैं एक लॉजिक यूज करूंगा, एक रूल यूज करूंगा। अगर प्रोडक्ट आपको दो क्वांटिटीज का प्रोडक्ट 0 के बराबर होता है, ये तभी होगा जब इनमें से एक क्वांटिटी 0 होगी या दोनों क्वांटिटी 0 होगी, क्योंकि तब तक प्रोडक्ट 0 नहीं बनता। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने a इंटू बी इज इक्वल टू 0 लिखना है, तो इसका मतलब यह है या तो a 0 हो सकता है या तो b 0 हो सकता है। अगर दोनों में से कोई 0 नहीं है फिर ये कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। ये मत क्या करें आप, ये करते हैं कि सर ये इस b को मल्टीप्लाई इधर जाएगा तो b, ये 0 डिवाइड बाय a हो गया 0, तो 0 के बराबर बना, तो फिर आप b को भी 0 के बराबर कर देंगे। आर यू गेटिंग मी। तो वहां पर ये गलत होता है, क्योंकि आप फिर नॉट डिफाइंड बना देते हैं इसको, ये 0/0 बनेगा, वो नॉट डिफाइंड होता है। तो रूल है अगर प्रोडक्ट x इंटू वाई 0 के बराबर है, या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा। अगर आपको पता चला कि y 0 नहीं है तो फिर पक्का x 0 होना चाहिए। आर यू गेटिंग मी। वही रूल मैं यहां पर यूज करूंगा। देखिए ये टर्म और ये टर्म, ये दोनों में क्या चला है, प्रोडक्ट। चलो इसको मैं मानता हूं x और इसको मैं मानता हूं y,
तो x और y के बीच में प्रोडक्ट किसके बराबर है? 0 के बराबर। या तो x 0 के बराबर होना चाहिए या तो y 0 के बराबर होना चाहिए। मगर यहां पर मैं आपको बता दूं x 0 के बराबर बिल्कुल भी नहीं है। क्यों? क्योंकि 2 कांस्टेंट है, u इनिशियल वेलोसिटी तो आपने कुछ दे दी, उसका स्क्वायर है, तो ये 0 नहीं बनेगा। तो g cos स्क्वायर अल्फा, अल्फा तो है कुछ ना कुछ, तो इसका मतलब कि ये भी 0 नहीं है। तो 2u स्क्वायर डिवाइड बाई g cos स्क्वायर अल्फा, ये 0 बिल्कुल नहीं होगा। जब ये 0 बिल्कुल नहीं होगा तो अगर इन दोनों का प्रोडक्ट 0 है तो फिर ये बेचारा 0 के बराबर होना चाहिए। तो इट इंप्लाइज दैट, यहां से ये पता चला cos ऑफ 2 थीटा प्लस अल्फा इज इक्वल टू 0, ये 0 के बराबर होना चाहिए। बताइए, ये cos ऑफ एंगल इज इक्वल टू 0, बताइए। चलो मैं इस 2 थीटा प्लस अल्फा को थीटा मानता हूं। बताइए cos थीटा किसके बराबर है? 0 के बराबर। बताइए किस एंगल पे ये 0 होता है? आपको पता है cos 90 पे 0 होता है। तो इसका मतलब यह है कि इसको मैं 2 थीटा प्लस अल्फा लिख सकता हूं, ये इधर जाएगा तो cos इनवर्स ऑफ 0 बनेगा। आर यू गेटिंग मी? तो अब मुझे एक बात बता यहां पर, ये 2 थीटा प्लस अल्फा जो आया किसके बराबर होगा? cos इनवर्स ऑफ 0। तो इसको कैसे पढ़ते हैं? आप बोलेंगे कि सर ये क्या होता है? आप कैलकुलेटर से निकाल देंगे तो आपको वैल्यू π/2 आ जाएगा या 90 डिग्री आएगा। क्योंकि जो cos का 0 होता है, cos इनवर्स का मतलब क्या है? cos इनवर्स का मतलब है कि cos किस एंगल पे 0 है, किस एंगल पे 0, इसका मतलब है किस एंगल पे cos 0 निकलता है? 90 डिग्री पे। तो इधर 90 डिग्री लिख लीजिएगा। कोई 90 डिग्री लिखेगा, कोई π/2 रेडियंस लिखेगा, कोई मसला नहीं, मगर मैं 90 डिग्री लिख रहा हूं क्योंकि आपके लिए मैं लिख रहा हूं ये, क्योंकि आप अभी डिग्री में ही है, अभी सेक्साडेसिमल सिस्टम में ही है, कभी सर्कुलर सिस्टम में भी चाहिए। तो 2 थीटा यहां पर किसके बराबर होगा? 90 डिग्री माइनस ये अल्फा उधर, तो माइनस अल्फा। और थीटा किसके बराबर निकल रहा है आपका? 90 डिग्री माइनस अल्फा डिवाइडेड बाई 2। मुंह जबानी याद कर लो इसको। थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस अल्फा डिवाइड बाई 2। व्हाट इज अल्फा? अल्फा इज द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। तो आपको पता है कि किस एंगल से मैंने इसको छोड़ा, किस क्या अल्फा क्या एंगल ऑफ इंक्लिनेशन था किसका? इंक्लाइंड प्लेन का। उसके ऊपर अब आपने इसको छोड़ना है। ये बोल रहा है कि किस एंगल पे छोड़ेगा जब जाके आपको क्या मैक्सिमम रेंज निकलेगा। तो थीटा मस्ट बी 90 डिग्री माइनस अल्फा बाई 2। जो भी यहां पर अल्फा का वैल्यू होगा वो यहां पुट करिए, 90 माइनस वो करिए, डिवाइड बाय 2 करिए, यू विल गेट द थीटा। इस थीटा पे अगर आप इसको डालोगे, इसको छोड़ोगे, इस प्रोजेक्टाइल को, ये बहुत दूर जाएगा, इसका रेंज मैक्सिमम होगा। आर यू गेटिंग मी? तो दिस इज द नेसेसरी कंडीशन, दिस इज द रिक्वायर्ड कंडीशन, दिस इज द रिक्वायर्ड कंडीशन। इसको न्यूमेरिकल पोर्शन के लिए मुंह जबानी याद रखिए। दिस इज द रिक्वायर्ड कंडीशन फॉर मैक्सिमम रेंज, फॉर मैक्सिमम रेंज। चाहे आप इंक्लाइंड प्लेन से नीचे क्यों ना लगा रही हो प्रोजेक्टाइल को, या इंक्लाइंड प्लेन पे ऊपर की तरफ क्यों ना लगा रही हो, या हॉरिजॉन्टल को क्यों ना लगा रही हो, या आपके पास ओब्लिक प्रोजेक्टाइल ही क्यों ना हो, कहीं पे भी कब मैक्सिमम रेंज मिलेगा आपको, कब ये सबसे दूर गिरेगा, तो उसके लिए ये कंडीशन है। इस एंगल पे, इस थीटा पे अगर प्रोजेक्टाइल को छोड़ोगे, किसी भी प्रोजेक्टाइल को अगर इस थीटा पे छोड़ोगे तो आपको मैक्सिमम रेंज निकलेगा। और थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस अल्फा बाई 2। कोई बोलेगा कि सर अगर प्लेन होगा, मतलब कि ओब्लिक प्रोजेक्टाइल है, ओब्लिक प्रोजेक्टाइल से मैं इसको थ्रो कर रहा हूं, तो बताइए अल्फा क्या है? तो इसका मतलब कि उस टाइम जो इंक्लाइंड प्लेन है, इंक्लाइंड प्लेन है ही नहीं, क्योंकि हॉरिजॉन्टल है। तो अल्फा क्या होगा? 0। तो इधर 0 पुट करिए। 90 बाई 0 क्या हो गया? 90। 90 बाई 2 45। बस पता चल गया ओब्लिक प्रोजेक्टाइल में अगर 45 डिग्री पे ओब्लिक प्रोजेक्टाइल थ्रो करोगे वो सबसे दूर गिरेगा। आर यू गेटिंग मी? ये चीज याद रखिए। तो दिस इज द, ये जो रिलेशन है ये एक जेनेरिक रिलेशन है, मतलब कि फॉर एवरी टाइप ऑफ प्रोजेक्टाइल, कोई भी प्रोजेक्टाइल हो, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल, इंक्लाइंड प्रोजेक्टाइल, ओब्लिक प्रोजेक्टाइल, अगर उसका मैक्सिमम रेंज निकालना है तो इस एंगल से छोड़ना है, याद रखना। अब आप बोलेंगे कि सर यहां पर ये एंगल क्या है? ये एक्चुअली एंगल इन द रियल मीनिंग ये एंगल कौन सा एंगल होता है, मैं बता दूंगा आपको। देखिए
थीटा किसके बराबर आया? 90 डिग्री माइनस अल्फा। पहले 90 डिग्री माइनस अल्फा निकालेंगे। जो 90 डिग्री माइनस अल्फा आपको एंगल निकलेगा उसको डिवाइड बाय 2 करेंगे, वही होगा आपका थीटा। ऑर्गेनिक चलो यहां चलते हैं। उसके लिए मैं पहले क्या करूंगा, ये जो एक्सिस है, ये वाली जो जी के एक्स साथ एक्सिस है वो वर्टिकल होगी, क्योंकि जी इज वर्टिकल। दो यहां पर नहीं है तो मैं बना रहा हूं। ये कौन सी एक्सिस है? वर्टिकल एक्सिस, ध्यान देना। और ये कौन सी है? ये हॉरिजॉन्टल है। और ये कौन सी है? इंक्लाइंड एक्सिस और एक्स एक्सिस। और ये कौन सी है? वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस 90 डिग्री बना रही है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल भी 90 डिग्री बना रहे हैं। देख ले, ये आपको पता है ये अल्फा एंगल है। आर अकैडमी में तो यहां से देख ले, ये कौन सी एक्सिस है? वाई एक्सिस स्ट्रेट है। और ये कौन सी एक्सिस है? ये है वर्टिकल एक्सिस। तो मुझे एक बात बताओ, अगर ये अल्फा हो गया तो ये भी बिल्कुल अल्फा होगा। आप में से कोई बोलेगा कि सर कैसे? क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, वर्टिकल एक्सिस और वाई एक्सिस। आर अकैडमी में अगर वो नीचे वाला अल्फा है तो ये भी अल्फा होना चाहिए। आर अकैडमी में बहुत अच्छा। अब देख रहे ये अल्फा है, तो हमें क्या चाहिए? 90 डिग्री माइनस अल्फा। ये अल्फा हो गया। ये कौन सी एक्सिस है? ये है इंक्लाइंड एक्सिस। और ये कौन सी एक्सिस है? ये है आपकी वाई एक्सिस। इनके बीच में एंगल कितना है? 90। अगर मैं ये इस पूरे 90 में से ये अल्फा काट दूं तो मुझे कौन सा एंगल मिलेगा? ये वाला। आर यू गेटिंग मी? तो ये अल्फा है, ये कौन सी एक्सिस है? ये है इंक्लाइंड एक्सिस। इंक्लाइंड एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में एंगल कितना है? 90। और उसमें से ये वाला जो एंगल है वो कितना है? अल्फा। अगर मैं इसको काट दूं 90 में से, अगर मैं इसको काट दूं तो मुझे ये वाला एंगल निकलेगा। बताइए, यही निकलेगा। बताइए वो कितना होगा? वो होगा 90 माइनस ये कितना है? अल्फा। तो ये वाला एंगल होगा आपको 90 माइनस अल्फा। ये हमने देखना था कि 90 डिग्री माइनस अल्फा कौन सा एंगल हो गया। 90 डिग्री माइनस अल्फा जो यहां पर है वो कौन सा एंगल हो गया? दिस इज द एंगल बिटवीन किस के बीच में? वर्टिकल एक्सिस जो ग्राउंड के साथ वर्टिकल होती है, वर्टिकल एक्सिस और इंक्लाइंड एक्सिस, यानी कि इंक्लाइंड प्लेन और वर्टिकल एक्सिस के बीच में जो एंगल होगा वो कितना है? 90 माइनस अल्फा। मगर थीटा क्या है? 90 माइनस अल्फा बाई 2। मतलब कि इसका भी एंगुलर बाइसेक्टर लेना है, मतलब कि इसको बाइसेक्ट करना है। 90 माइनस अल्फा इज द एंगल बिटवीन वर्टिकल एक्सिस एंड द इंक्लाइंड एक्सिस, और इसका मुझे आधा करना है, डिवाइड बाय 2। वो यहां से हो जाएगा। आर यू गेटिंग मी? तो ये वाला जो होगा, अगर आप इस एंगल से इसको छोड़ दोगे, वो होगा 90 डिग्री माइनस अल्फा बाई 2। और वो कौन सा एंगल होगा? दैट विल बी द एंगुलर बाइसेक्टर। वो एंगुलर बाइसेक्टर होगा किस के बीच में? एक होगा वर्टिकल एक्सिस और दूसरी होगी कौन सी एक्सिस? जिस एक्सिस पे आपने उसको छोड़ा है, यानी कि इंक्लाइंड एक्सिस। इंक्लाइंड प्लेन और वर्टिकल एक्सिस के बीच में जो एंगल होता है उसका हमेशा बाइसेक्टर ले लो। अगर उस बाइसेक्टर से आप एंगल को, इसको प्रोजेक्टाइल को छोड़ोगे, उसका रेंज जो होगा वो मैक्सिमम होगा। यह है इसका मतलब। मैं यही एंगुलर बाइसेक्टर जो है इसी को अप्लाई करूंगा कहां पे? इन द ओब्लिक प्रोजेक्टाइल। बताइए ओब्लिक प्रोजेक्टाइल में क्या होता है? ये होती है आपकी हॉरिजॉन्टल एक्सिस, यानी कि प्लेन, जो आपका प्लेन होगा जहां से आप छोड़ रहे हैं, और ये होगी आपकी वर्टिकल एक्सिस। और अगर आपने मैक्सिमम रेंज चाहिए तो आपने वर्टिकल एक्सिस, और याद रखना ये कंडीशन, इसका मतलब है कि ये कौन सा एंगल है? दिस इज द एंगुलर बाइसेक्टर ऑफ वर्टिकल एक्सिस एंड द इंक्लाइंड प्लेन। इंक्लाइंड प्लेन तो यहां पर है नहीं, वो हॉरिजॉन्टल है ओब्लिक प्रोजेक्टाइल के बीच में, यही होगा ना। तो इसका एंगुलर बाइसेक्टर कर दो तो वो ये कर दो तो वो तो 45 डिग्री होगा, मतलब कि इसका एंगुलर बाइसेक्टर तो मैक्सिमम दूर गिरेगा। आर अकैडमी ये कंडीशन रही किसके लिए कि ये कब दूर गिरेगा? तो वो क्या होता है? वो होता है वर्टिकल एक्सिस। हमेशा वर्टिकल एक्सिस ड्रा करो और इंक्लाइंड प्लेन देख लो, उसके बीच में जो एंगल होगा उसका बाइसेक्टर ले लो। तो उस बाइसेक्टर के थ्रू अगर आप उसको छोड़ोगे तो आपको मैक्सिमम रेंज निकलेगा। मगर यहां पर मैं एक और एग्जांपल इसको समझाता हूं। चलो मेरे पास ये एक इंक्लाइंड प्लेन है, मगर मैं प्रोजेक्टाइल को यहां छोड़ रहा हूं, यहां से छोड़ रहा हूं, तो मुझे बताओ वो कब दूर गिरेगा? मतलब कि डाउन दी इंक्लाइंड प्लेन। तो आपने कुछ नहीं करना, आपने इंक्लाइंड प्लेन का एंगल लेना है ये,
दिस इज द इंक्लाइंड प्लेन, और वर्टिकल एक्सिस तो ये होगी वर्टिकल एक्सिस। दिस इज द इंक्लाइंड प्लेन, दिस इज द वर्टिकल एक्सिस। वर्टिकल एक्सिस और इंक्लाइंड प्लेन के बीच में जो एंगल होगा उसका बाइसेक्टर करिए, उसका एंगुलर बाइसेक्टर ले लीजिए। इस एंगल के थ्रू अगर आप इसको छोड़ेंगे तो ये सबसे ज्यादा दूर गिरेगा। दिस वॉज द एक्चुअली टॉपिक, टुडेज टॉपिक, कि व्हाट इज द कंडीशन फॉर, किसके लिए, मैक्सिमम रेंज निकालने के लिए। दिस इज द कंडीशन। अब देखेंगे यही कंडीशन यूज करेंगे और देखेंगे एंगुलर, ये जो हमारे पास इंक्लाइंड प्रोजेक्टाइल है इसमें मैक्सिमम रेंज कितना होगा वो अब देखेंगे। उसके लिए मैं पहले बोर्ड को मिटा देता हूं और अब इसको निकालते हैं। कंडीशन समझ में आई क्या है? एंगल है थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस अल्फा बाई 2। उसको यहां पर पुट करिए तो आपको आर मैक्सिमम मिलेगा। व्हेन थीटा इज इक्वल टू, जब मैं थीटा जो होगा ये थीटा कितना लू, तो जब मैं थीटा 90 डिग्री माइनस अल्फा होल डिवाइड बाय 2 लेता हूं, देन जो रेंज निकलता है आपको वो क्या निकलेगा? मैक्सिमम रेंज। तो आपको रेंज ये है, इधर जहां जहां थीटा होगा वहां पर आप 90 माइनस अल्फा बाई 2 पुट करिए, यू विल गेट द मैक्सिमम रेंज। तो इट इंप्लाइज दैट आर के बदले क्या लिखेंगे? आर के बदले आर मैक्स लिखेंगे। आर मैक्स इज इक्वल टू, बताइए किसके बराबर? 2u स्क्वायर। तो 2u स्क्वायर लिखा, 2u स्क्वायर साइन ऑफ थीटा। साइन ऑफ थीटा नहीं लेंगे क्योंकि थीटा जब ये देते हैं तो आर मैक्सिमम होता है, तो हमने मैक्सिमम रेंज निकालना है। ये कब दूर गिरेगा? तो ये तब दूर गिरेगा जब थीटा इसके बराबर होगा। वो पुट करिए इसमें तो आपको रिलेशन निकल के आ जाएगी कि मैक्सिमम रेंज क्या होगा। थीटा के बदले क्या लिखेंगे? 90 माइनस अल्फा बाई 2। बहुत अच्छा, चलो आगे चलते हैं। फिर है कॉस ऑफ थीटा। थीटा के बदले क्या लिखेंगे? 90 माइनस अल्फा बाई 2 और प्लस है अल्फा, और डिवाइडेड बाय क्या है? जी कॉस स्क्वायर अल्फा। ये कोई मुंह वाले रिलेशन याद रखता, मैं डिराइव कर दे रहा हूं ताकि आपको कहीं पे परेशानी ना आ जाए कि ये रिलेशन आई कहां से। तो आर मैक्स जो है वो आपको किसके बराबर निकलेगा? 2u स्क्वायर, 2u स्क्वायर। तो यहां पर देखते हैं पहले ये कितना निकलेगा। साइन ऑफ 90 माइनस अल्फा बाई 2, मैं इधर देखता हूं इधर क्या बनेगा? कॉस ऑफ 90, इसको थोड़ा मैं इवाल्युएट इधर करता हूं। ये है 90 माइनस अल्फा, इसको भी डिवाइड बाय 2 है, इसको भी डिवाइड बाय 2 है और प्लस अल्फा है। आगे में इसको मैंने खोल के लिखा। अल्फा में से आधा अल्फा हटाओ तो आधा अल्फा बचा, तो ये बचा 90 बाई 2 प्लस अल्फा बाई 2। आगे में क्योंकि अल्फा माइनस अल्फा बाई 2 हो गया ना प्लस अल्फा बाई 2, तो इसके बदले प्लस अल्फा बाई 2 और 90 बाई 2 आ जाएगा। तो ये हो गया 90 प्लस अल्फा बाई 2। तो इसका जो वैल्यू आ जाएगा वो आएगा 90 प्लस अल्फा डिवाइडेड बाई 2, और आपको डिवीजन में क्या आ जाएगा? जी कॉस स्क्वायर अल्फा। आर में इसको मैं थोड़ा इवाल्युएट कर रहा हूं ताकि आपको आर मैक्सिमम पता चले। तो आर मैक्सिमम इज इक्वल टू, यहां पर ट्रिग्नोमेट्री का यूज होगा। ये यू स्क्वायर भी लिखता हूं मैं, क्या लिखता हूं? यू स्क्वायर। तो यहां पर लिखूंगा 2 साइन ऑफ, मैं खोल के लिखता हूं 90 माइनस अल्फा डिवाइडेड बाई 2 और कॉस ऑफ 90 प्लस अल्फा डिवाइडेड बाई 2 डिवाइड बाई क्या है? जी कॉस स्क्वायर अल्फा। तो यहां पर ये जो है ट्वाइस साइन ऑफ 90 माइनस अल्फा बाई 2 और कॉस ऑफ 90 प्लस अल्फा बाई 2, ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन है, मैंने पढ़ा है आपको, आप उसको देख लीजिए आपको पता चलेगा। तो साइन ऑफ, मैं वो रिलेशन लिखूं, साइन एक्स माइनस साइन वाई किसके बराबर होता है? ये होता है ट्वाइस कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई बाई 2 साइन ऑफ एक्स माइनस वाई बाई 2। याद रखना इसको, साइन एक्स माइनस साइन वाई किसके बराबर होता है? ट्वाइस कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई बाई 2 साइन ऑफ एक्स माइनस वाई बाई 2। यहां देख लीजिए, ट्वाइस कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई बाई 2 कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई बाई 2। एक्स 90 है, अल्फा वाई जो है वो अल्फा है,
और फिर क्या है साइन ऑफ x माइनस वाई बाई टू, साइन ऑफ x माइनस वाई बाई टू, ये किसके बराबर होगा साइन x माइनस साइन y। इसको इधर पुट कर देंगे तो आर मैक्स आपको पता चलेगा किसके बराबर है, आर मैक्स इज इक्वल टू यू स्क्वायर लिखा। अब इस पूरे के बदले क्या लिखेंगे साइन x, क्योंकि यहां पर रिलेशन है साइन x, x क्या है 90, बहुत अच्छा साइन 90 डिग्री माइनस साइन y, y क्या है y है अल्फा, और डिवाइडेड बाय क्या है, डिवाइडेड बाय है जी कॉस स्क्वायर अल्फा। मुझे ये डिराइव नहीं करना था, मुझे ये रिलेशन डिराइव नहीं करनी थी, मगर मैं आपके लिए कर रहा हूं क्योंकि कुछ बच्चे परेशान होते हैं कि सर ये फार्मूला कहां से आई, तो इसलिए मैं ये चीजें डिराइव कर रहा हूं। मगर एट द एंड ऑफ द डे आपने ये मुंह जबानी याद रखनी है। तो यहां पर देख लीजिए ये यू स्क्वायर बन गया, साइन 90 होता है 1 और माइनस अल्फा, ये सॉरी यहां साइन ऑफ अल्फा आ जाएगा, साइन ऑफ अल्फा, तो ये क्या आ जाएगा साइन ऑफ अल्फा, क्योंकि साइन एक्स माइनस साइन वाई होता है, तो मैंने वाई ही लिखा था साइन नहीं लिखा था, तो सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, डिवाइडेड बाय जी। तो क्या कॉस स्क्वायर थीटा को हम इन टर्म्स ऑफ साइन लिख सकते हैं, 10th में पढ़ा है आपने, तो कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो इसके बदले में लिखूंगा 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, क्योंकि कॉस स्क्वायर अल्फा किसके बराबर होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। इसको मैं अगर स्क्वायर कर दूं तो कोई परेशानी नहीं, क्योंकि 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वो होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, बहुत ही तगड़ा। तो आर मैक्स जो निकलेगा आपको वो किसके बराबर निकल रहा है यू स्क्वायर 1 माइनस साइन अल्फा डिवाइडेड बाय जी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। आर यू गेटिंग मी? बहुत अच्छा। तो यहां पर उठाइए कलम और काट दीजिए इनको, 1 माइनस साइन अल्फा और 1 माइनस साइन अल्फा गया, ठीक है। तो आर मैक्स आपको किसके बराबर निकल रहा है अब, तो आर मैक्स इज कमिंग आउट टू बी यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय जी 1 प्लस साइन अल्फा, जी 1 प्लस साइन अल्फा। तो ये है मैक्सिमम रेंज, ये है मैक्सिमम रेंज, मगर ये तब निकलेगा जब थीटा होगा 90 डिग्री माइनस अल्फा डिवाइड बाय 2। जब हमने वो कंडीशन इधर पुट कर दी तो हमें मैक्सिमम रेंज इसके बराबर निकला। अब आप बोलेंगे कि सर इंक्लाइन जो हमारा ये ओब्लिक प्रोजेक्टाइल है, ओब्लिक प्रोजेक्टाइल में हमें मैक्सिमम रेंज क्या निकलेगा, वहां पर अल्फा कितना है 0, क्योंकि इंक्लाइन ही नहीं है, तो साइन 0 क्या होगा, साइन 0 होगा 0, तो 1 प्लस 0 हो गया 1, तो 1 इंटू जी जी। तो इसका मतलब कि आर मैक्स जो मैक्सिमम रेंज आपको ओब्लिक प्रोजेक्टाइल में मिलेगा वो मिलेगा यू स्क्वायर बाय जी। आर यू गेटिंग मी? दैट इज द इंक्लाइंड प्रोजेक्टाइल मैंने आपको पढ़ा है, क्योंकि जब आप इंक्लाइंड प्रोजेक्टाइल पढ़ते हैं तो आपको यहां से ओब्लिक प्रोजेक्टाइल, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल, हर कोई प्रोजेक्टाइल निकलता है। यहां की रिलेशन याद रख लो, तो बाकी कोई मत रख लो याद, तो आपको सब पता चलेगा, ठीक है। अब एक और कंडीशन आती है, उसको बोलते हैं कि ये कब इसको हिट करेगा, ये प्रोजेक्टाइल कब हिट करेगा, जब ये हिट कैसे करना चाहिए 90 परपेंडिकुलरली, मतलब कि यहां पर हम कौन सा एंगल दे, ताकि कंडीशन हमने निकालनी है क्या कंडीशन होगी जब ये प्रोजेक्टाइल इसी इंक्लाइंड प्लेन पे पड़ेगा, गिरेगा, लैंड करेगा, ये परपेंडिकुलरली लैंड करना चाहिए, उसके लिए कंडीशन निकाले, तो वो कंडीशन भी अभी निकाल के लेंगे, ठीक है। तो अब एक और कंडीशन आ रही है और इसी के साथ ये जो इंक्लाइंड प्रोजेक्टाइल है इख्तिताम पजीर। तो कंडीशन, दूसरी कंडीशन, ये कंडीशन निकालनी है कि ये जो प्रोजेक्टाइल है इंक्लाइंड प्रोजेक्टाइल, ये लैंड करना चाहिए, ये लैंड करना चाहिए इस पॉइंट के ऊपर, यानी कि इसी इंक्लाइंड प्लेन पे, मगर कैसे लैंड करना चाहिए परपेंडिकुलरली, मतलब कि ये यहां पर ऐसे गिरना चाहिए, 90 डिग्री बनाता होगा किसके साथ, इंक्लाइंड प्लेन के साथ। उसके लिए क्या कंडीशन होगी, तो यहां पर मैंने लिखा कंडीशन फॉर इंक्लाइंड प्रोजेक्टाइल फॉर लैंडिंग और हिट नॉर्मली ऑन द इंक्लाइंड प्लेन, ये नॉर्मली गिरे उधर, उसके लिए क्या कंडीशन होगी, किस एंगल पे इसको छोड़ेंगे ताकि ये नॉर्मली हिट करे, वो कंडीशन भी निकालनी है। ये कंडीशन मैं इसलिए निकाल रहा हूं बिकॉज दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट एज फॉर एज द नीट जेडब्ल्यू एग्जाम्स आर कंसर्न, तो वो चीज भी निकाल देंगे। मगर जब ये अब एनालाइज करना है, जब ये नॉर्मली हिट करेगा, इसको कैसे करेगा हिट, नॉर्मली, मुझे बताओ उस टाइम कौन सी वेलोसिटी होगी, इसको y एक्सिस के अराउंड वेलोसिटी होगी, मगर x एक्सिस के अराउंड वेलोसिटी नहीं होगी, क्योंकि जो ऐसे जा रहा है, जो वर्टिकली आ रहा है, वो हॉरिजॉन्टली बिल्कुल नहीं जा रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि उसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो है वो 0 है। तो सेम हैपेंस हियर,
अगर यहां पर ये कैसे आ रहा है, ये हिट कर रहा है इसको कैसे, परपेंडिकुलरली, तो इसका मतलब ये कि परपेंडिकुलर मतलब वाई एक्सिस के अलोंग ये हिट कर रहा है, तो एक्स एक्सिस के अलोंग जो वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी, 0। तो इट मीन्स दैट, इट इंप्लाइज दैट वी एक्स जो इसकी वेलोसिटी होगी अलोंग एक्स एक्सिस, यानी कि इस प्लेन के अलोंग, इंक्लाइन प्लेन के अलोंग, वो कितनी होनी चाहिए, 0। मगर आपको वी एक्स तो पता है, वी एक्स तो आपने कल ही पढ़ा था, वी किसके बराबर होता है, u प्लस ए टी, आपको ये सब पता है। बताइए इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस क्या थी, u cos थीटा। अब मैं इधर ही डिराइव करता हूं, u cos थीटा। एक्सेलरेशन क्या है एक्स एक्सिस के अलोंग, वो है माइनस जी साइन अल्फा, माइनस जी साइन अल्फा इंटू टी, v इज इक्वल टू यू माइनस ए टी इंटू टी। टी यहां पर टाइम ऑफ फ्लाइट आ जाएगा, जब भी ये यहां हिट करेगा, ये तभी हिट करेगा जितना टाइम इसको लगा होगा वो टाइम ऑफ फ्लाइट होना चाहिए। तो यहां पर टाइम ऑफ फ्लाइट पुट कर दो, तो इसको 0 के बराबर कर दो। तो u cos ऑफ थीटा माइनस जी साइन ऑफ अल्फा, टी तो आपको पता है टाइम ऑफ फ्लाइट किसके बराबर होता है इन केस ऑफ इंक्लाइन प्रोजेक्टाइल, टू u साइन ऑफ थीटा बाय जी कॉस अल्फा। लेंथी लग रहा है मगर मजा आ रहा है इसमें, तो इसको उधर इधर कर दो तो आपको पता चलेगा, जी और जी गया, आर गेटिंग मी। तो ये आ जाएगा u cos ऑफ थीटा माइनस ये क्या है, ये उधर जाएगा तो इज इक्वल टू, ये उधर जाएगा तो वहां 2 है, u है, साइन ऑफ थीटा है और साइन ऑफ अल्फा है और डिवाइडेड बाई कॉस ऑफ अल्फा है, क्योंकि g और g कट गया था। तो इस 2 को इधर लेके आते हैं, इस ये u और u भी गया, आर गेटिंग मी। ये 2 इधर आ जाएगा तो यहां 1/2 बचेगा, तो यहां पर cos थीटा भी उधर ही लेके जाओ, क्योंकि यहां पर बहुत अच्छी रिलेशन बन रही है। तो यहां क्या बचा अब साइन थीटा, तो डिवाइड बाय क्या होगा cos थीटा, और यहां पर क्या है साइन अल्फा, डिवाइड बाय क्या होगा cos अल्फा। तो आपको एक अच्छी रिलेशन आ जाएगी, 1/2 इज इक्वल टू साइन थीटा बाय cos थीटा tan थीटा, तो tan थीटा साइन अल्फा बाय cos अल्फा tan अल्फा। तो ये आपके पास एक और रिलेशन आ गई। अगर आपने ये देखना है कि इसको परपेंडिकुलरली हिट करे, किसको, इंक्लाइन प्लेन को, तो उसके लिए ये कंडीशन होगी, tan थीटा इंटू tan अल्फा इज इक्वल टू -1 इज इक्वल टू 1/2। tan थीटा इंटू tan अल्फा किसके बराबर होना चाहिए, 1/2। अल्फा तो आपको पता ही होगा, जब अल्फा पता है, इधर tan अल्फा पता चल गया तो उधर लेके जाओ डिवाइड हो जाएगा, तो tan थीटा पता चल गया, तो आपको थीटा पता चलेगा कि किस एंगल पे आपने इसको प्रोजेक्ट करना है, तब जाके ये इसको कैसे हिट करे, परपेंडिकुलरली हिट करे। तो ये था मेरा आज का टॉपिक, और मैंने यहां से कंडीशंस भी निकाली। तो कंडीशन क्या होती है मैक्सिमम रेंज के लिए इन केस ऑफ एवरी प्रोजेक्टाइल के लिए, कब एक प्रोजेक्टाइल दूर गिरेगा, उसके लिए मैंने एक जेनेरिक रिलेशन बताई। वो मैं ऐसे बता दूंगा कि वर्टिकल और प्लेन के साथ, जो जिस प्लेन से आपने उसको छोड़ा है उनके बीच में एंगल देखो, उसका बाइसेक्टर ले लो, तो उस बाइसेक्टर अलोंग अगर आप प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट करेंगे तो वो मैक्सिमम दूर गिरेगा। और इतना ये भी देखा हमने कि मैक्सिमम रेंज क्या निकलता है इन केस ऑफ द इंक्लाइंड प्रोजेक्टाइल, और अगर ये नॉर्मली हिट करे इसी इंक्लाइन प्लेन को तो उसके लिए कंडीशन क्या, उसके लिए कंडीशन ये है tan थीटा इंटू tan अल्फा इज इक्वल टू 1/2। अकेडमी, तो मुझे लगता है कि इसके साथ ही प्रोजेक्टाइल मोशन, हर कोई प्रोजेक्टाइल मोशन, अब किसी प्रोजेक्टाइल मोशन की चिंता मत करिए, जो भी प्रोजेक्टाइल मोशन था पूरा कंप्लीट हो गया। तो अब बस न्यूमेरिकल्स करते क्या, आपको कहीं पे परेशानी नहीं आ जाएगी। तो बस ये चीज याद रखिए जो मैंने पढ़ाया। मगर अगर आप हॉरिजॉन्टल और नीट एस्पिरेंट्स के लिए मैं ये बात कह रहा हूं, अगर आप हॉरिजॉन्टल और ओब्लिक प्रोजेक्टाइल नहीं पढ़ेंगे तो कोई जरूरत नहीं है, मगर इस इंक्लाइन प्रोजेक्टाइल को बिल्कुल पढ़िएगा, क्योंकि जब आप इंक्लाइन प्रोजेक्टाइल को पढ़ेंगे आपको वो चीजें इसमें इंक्लूड होंगे, क्योंकि वो जो 2 केसेस है दीज आर एक्चुअली द स्पेशल केसेस ऑफ द इंक्लाइन प्रोजेक्टाइल। तो मुझे लगता है कि आज के लिए इतना काफी। थैंक यू, शुक्रिया।